हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। तो जैसा कि आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो कौन सा है, समास। और समास तो हमने कल से शुरू कर दिया था, जिसका कल हमने अव्ययी भाव पढ़ा दिया था। और आज हमने जो शुरू किया वो कौन सा किया हमने, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक व्यधिकरण होता है, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण समास में हमने आपको बता दिया कि विभक्ति और नए तत्पुरुष समास इसके भेद हो गए। तो अब समानाधिकरण में पहुंचे तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास, और हमारा कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात और हम आप लोगों से एक पूछना चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि मतलब हर चीज़ की अगर कोई बात कही जाए तो हम ये वीडियोस जो बना रहे हैं वो आप ही के लिए बना रहे हैं। आप भी कुछ जो भी आप लोग देखते हो, जो जितने भी लोग देख रहे हो, आप वो चीज़ हमें ज़रूर बताइए कि हम आपको ये जो पूरा डिटेल में बताते हैं वैसे ही बताएं, या फिर हम आपको सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट बताते जाएं। ये आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को ढूंढते हैं, फिर उसके बारे में अच्छे से छोटी छोटी सी चीज़ों को भी ढूंढ के हम आपके लिए करते हैं कि कहीं से आपको कोई परेशानी ना रहे। फिर लेकिन हो सकता है कि भाई आप उस इंटरेस्ट से ना पढ़ रहे हो, जितने इंटरेस्ट से हम वीडियो बना रहे हैं, जिस इंटरेस्ट के साथ में हम आपके टॉपिक्स आपके लिए ला रहे हैं, और वो इंटरेस्ट अगर आपके अंदर नहीं है पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने के विषय में आपके पास उतना समय नहीं है और आप उतने चाव से उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये चीज़ कि आप सिर्फ मुख्य पढ़ना चाहते हैं या फिर आप उसको अच्छे से डिटेल में ही पढ़ना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हमें भी पता चले कि भाई हम इतनी हर चीज़ अलग अलग करके बता भी रहे हैं तो बच्चे वो ढंग उसमें उनको नहीं अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हम तत्पुरुष समास में हमने क्या कहा था कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है वो दो समास से मिलकर बनता है, जिसको हम अलग अलग कर देते हैं विशेषण विशेषता के आधार पर। एक समास बनता है, वो हमारा होता है कर्मधारय, और एक होता है द्विगु, जिसमें संख्या उसकी विशेषता बनती है। ठीक है, जहाँ पे समान अधिकरण यानी दो अलग अलग समान आधार, यानी अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आधार होता है, यानी सही आधार मिलता है, अधिकार मिलता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं। तो समानाधिकरण के दो प्रकार हो गए, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, देखिए, तो उसने कहा समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात यानी कर्मधारय हो गया, और दूसरा हो गया द्विगु समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास क्या होते हैं, इन दोनों में इसके भेद हो गए। और इसमें क्या होता है, इसके दोनों पदों में विभक्ति कैसी रहती है, समान रहती है। वहां पे क्या रह रहा था, तत्पुरुष समास में अलग अलग रह रही थी, है ना। जो हमारे पद बन रहे थे, जो हमारे जब हम विग्रह कर रहे थे, तो उसको क्यों हमने इतने डीपली पढ़ा, क्योंकि हमें पता था कि उसमें हर एक में विग्रह करते समय विभक्तियां अलग अलग बनेंगी। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे सारी विभक्ति कैसी बनेंगी, दोनों का एक ही वचन रहेगा, मतलब एक ही रूप रहेगा, विभक्ति दोनों की समान। जैसे प्रथमा की तो प्रथमा ही रहेगी, द्वितीय है तो द्वितीय ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी में द्वितीय हो जाए और किसी में प्रथमा हो, ठीक है। तो इसके जो दोनों जो पद होंगे उनमें विभक्तियां कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। किसमें, कर्मधारय में और द्विगु में, ठीक है ना। इसके 3 रूप होते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, कर्मधारय की बात कर रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं, तत्पुरुष समास में भी अब हम जो मुख्य पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाने वाले हैं कर्मधारय समास को, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय समास ये होता है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कहा नीला अश्व, आप कहोगे नीला अश्व, लेकिन भाई अगर हमने नीला अश्व कहा है तो एक घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला है,
भले ही उसके ऊपर नील डाल दी हो तो वो नीला रंग का हो गया हो। ठीक है, अगर हम कहें श्वेत अश्व यानी सफेद हम घोड़ा, तो उस घोड़े की विशेषता क्या बताई कि वो सफेद है, उस घोड़े की विशेषता क्या बताई कि वो काला है, कि वो नीला है, कि भूरा है, या जैसा भी है। विशेषता क्या हुई उसकी कि वो हमारा क्या हो गया, उसका रंग बता दिया, भाई रंग की बता दिया। कभी हम ये भी कह सकते हैं कि वो लड़का बहुत चतुर है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही निपुण है, वो बहुत ही चालाक है, वो बहुत धूर्त है, वो बहुत बदमाश है, कहते हैं। तो ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि उसकी अच्छाई हो गई या बुराई हो गई, तो वो उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब किसी को देखकर हमने कहा कि उसका मुख तो बिल्कुल चंद्रमा जैसा सफ़ेद है ना, कैसा है, चंद्रमा जैसा है। तो मुख की सुंदरता किसके अनुसार बता दी हमने, चंद्रमा के अनुसार बता दिया, उसकी तुलना हमने चंद्रमा से कर दी। तो जहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो जो विशेषण शब्द होते हैं वो आते हैं हमारे किसमें, कर्मधारय। तो जहाँ पर विशेषण दो पद होंगे, क्या होगा, दो पद होंगे, दो शब्द होंगे, एक होगा विशेषण, एक होगा विशेषण और एक होगा हमारा विशेष्य। ठीक है, एक हमारा विशेषण होगा और एक होगा विशेष्य। विशेषण शब्द क्या होगा, जैसे हमने कहा नील, और विशेष हमने कह दिया कमल, यानी कमल को हमने बता दिया कि कमल कैसा है, नील यानी नीला है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कह दिया श्वेत कमल, तो क्या हो गया, विशेषण शब्द क्या हुआ, श्वेत, जिसने विशेष शब्द कमल की विशेषता बता दी। अब हमने कहा कमल नयन, तो नयन जो शब्द है वो विशेष है, यानी नयन यानी आंखें हैं, लेकिन वो कैसी हैं, कमल जैसी है, कमल नयन। तो विशेषण शब्द क्या हो गया, कमल हो गया। कमल ने नयन की विशेषता बता दी, है ना, आंखों की सुंदरता बता दी कि भाई इस तरह से कैसे हैं, कमल जैसे उसके नयन है ना। कमल पद, कमल पदम यानी पैर उसके कमलों की तरफ कोमल है। ठीक है, तो पैरों की विशेषता किससे बता दी उन्होंने, कमल से बता दी। तो भाई किसी की सुंदरता बताई जाए, किसी की अच्छाई की विशेषता बताई जाए, किसी की बुराई की विशेषता बताई जाए, किसी की रंग की विशेषता बताई जाए, तो ये जो विशेषता बताई जाती है वो किस समास के द्वारा बताई जाती है, कर्मधारय समास के द्वारा। तो जो दो पद होते हैं कर्मधारय में, तो एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, यानी विशेषण होगा यानी विशेषता बताई जा रही होगी, लेकिन विशेष्य तो जरूर होगा भाई, जिसकी तभी तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। ये वस्त्र है हमारा, कैसा है, कृष्ण है यानी काला है, तो ये वस्त्र है तभी तो इसकी विशेषता हमने काला बताई है ना। अगर मेघ दिख रहे हैं, मेघ हमें श्याम दिख रहे हैं यानी सांवले यानी काले रंग के दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, श्याम वर्ण। तो मेघ कैसे होगा, श्याम वर्ण होगा यानी काले हो गए, है ना। अगर हम कहें स्वच्छ आकाश, तो जो स्वच्छ शब्द था वो आकाश को कैसा बता दिया, उसकी विशेषता बता दी। भाई आकाश है तभी तो हम उसको स्वच्छ बता रहे हैं, आकाश नहीं होता तो किसको स्वच्छ बताते। स्वच्छ कैसे कहने से हमें क्या समझ में आता कि क्या, भाई बताइए कि क्या इसमें स्वच्छ है, जल स्वच्छ है, भोजन स्वच्छ है, आकाश स्वच्छ है या क्या है, तो स्वच्छ जलम कह दें हम। तो स्वच्छ शब्द ने जल की विशेषता बताई। तो दो पद होंगे जिसमें से एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, ये तो बात है ही निश्चित। ये अब हमें जब पता है कि ये निश्चित है तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके दोनों पदों में विभक्ति कैसी होती, समान होती है। ठीक है, और क्या होता है, अब इसके नियम क्या हैं। उन्होंने कहा कि 3 स्वरूप होते हैं। 3 स्वरूप क्या होते हैं, 3 नहीं होते, होते तो 5 हैं, लेकिन 3 बता देते हैं आपको जो मुख्य हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद कैसा हो जाता है, विशेषण हो जाता है। समस्त पद में नहीं, विग्रह में बता रहे हैं वो कि कभी कभी क्या होता है कि जो विग्रह पद होते हैं उसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या रहता है, विशेष रहता है। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि श्वेत वस्त्रम, तो इसमें जो पूर्व पद है वो कैसा है हमारा, वो हमारा कैसा है, श्वेत है, यानी
वो विशेषण शब्द है और विशेषता किसकी बताई जा रही है? वस्त्र की बताई जा रही है। तो इसमें हमने क्या करेंगे, हम इसको श्वेतम श्वेतम वस्त्रम। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई विभक्ति इधर उधर नहीं करनी है। यहाँ पे जो हमारी विभक्ति लगी होगी विशेष शब्द में वही हमारी इसमें लग जाएगी। और प्रायः ज़्यादातर नपुंसक लिंग एक वचन की तरह ही विभक्तियाँ बनेंगी। विशेषण शब्द की ज़्यादातर जितनी भी विभक्तियाँ होती हैं वो हमारी कौन सी बनती हैं? फलम की तरह बनती हैं। जो फलम का रूप बनता है ना, यानी माँ हलंत, इसी तरह से नपुंसक लिंग एक वचन की तरह ही इनके रूप बनते हैं। ध्यान कीजिएगा हमेशा। तो जैसे देखिए और देख लेते हैं हम इनके उदाहरण। तो इन्हें कहा कि पहले तो जैसे नीलम उत्पलम, ठीक है, नीलम उत्पलम। अब इसकी हमने क्या, जब इसका समस्त पद बनाया, कैसे बनाया? संधि करके बस, क्योंकि कुछ इसमें से वो तो हटानी नहीं है, हमें विभक्ति तो हटानी नहीं है। केवल इसमें अगर हाँ सिर्फ यहाँ पे अगर विभक्ति नीलम शब्द लगा हुआ है तो जैसे पता है कि फल में माँ लगाया तो वो फलम बना है, तो ये माँ हटा दो तो फल अकेला बचा और उसको तो नील और उत्पलम को हम मिला देंगे। समस्त पद कैसे बनाएंगे? संधि के द्वारा बनाएंगे। इसके जो समस्त पद हुए वो कैसे बनते हैं? संधि के द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो आ और उ बन के क्या बना? ओ बन गया, बनाया था गुण संधि में। गुण संधि में आ और उ मिलकर क्या बन जाता है? हमारा नीलोत्पलम बन गया, ठीक है। ऐसे ही विशाल विशालः वृक्षः। अब देखिए आपने कहा ना, आप कहोगे कि मैम अभी आप कह रहे थे कि जो हमारा विग्रह होगा तो उसमें हम नपुंसक लिंग एक वचन की तरह ही आप विभक्ति लगाना। भाई बिल्कुल हम सही कह रहे थे, लेकिन कब लगाना? जब नपुंसक लिंगवाची शब्द पीछे होगा। जैसे फल होता, फलम के बारे में बात हो रही होती तो हम कहते, जैसे हम कहते मधुर फलम, मधुर फलम, ठीक है, ये लिख दिया मधुर फलम। इसका अर्थ क्या हुआ? मीठा फल। अलग अलग करेंगे तो यहाँ अगर फलम लिखा है, यहाँ की विभक्ति देखना है आपको। इधर यहाँ पे विभक्ति देखिए, यहाँ पे फलम शब्द अगर नपुंसक लिंग है तो मधुर भी मधुरम बन जाएगा, ठीक है, मधुरम बन जाएगा, मधुरम फलम, ठीक। ये इसका विग्रह हो जाता है, ठीक है। और जब समस्त पद बनेगा तो इसकी पहले की तो विभक्ति का लोप होता है, तभी वो जाके ऊपर वाली में मिलती है, तो ये मधुर फलम हो गया, ठीक है। तो मधुरम फलम इसका विग्रह हुआ और जब समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप करके मधुर फलम लिख देंगे। ऐसे ही देखिए, अच्छा ये आ गया इसमें। अब देखिए विशालः वृक्षः। अब ये हमने आपको बताने के लिए बताया था, जैसे यहाँ लिखा है विशाल वृक्षः। हर एक के समस्त पद बनाना बहुत आसान होते हैं, सिर्फ हमें विग्रह में विभक्तियों का ध्यान रखना होता है। तो हम कहें विशाल वृक्षः, तो वृक्ष में देख लीजिए कौन सी विभक्ति लगी है? इसमें एक वचन प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, रामः जैसी बनी हुई है, तो विशाल भी हमारा विशालः बन जाएगा, विशालः वृक्षः, ठीक है। तो बस लीजिए हो गई ये, यही हमारी संधि है। और ये इसका क्या, ये हमारा क्या है? समास है, कर्मधारय समास। और देखिए और कुछ उदाहरण अब और बताते जा रहे हैं। एक का हमने बता दिया कि पूर्व पद कैसा होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। कभी कभी उनने क्या बताया? कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है। यहाँ तो अभी विशेषता बताई जा रही थी। देखिए विशेषता और उपमेय उपमा में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए विशेषता तो किसी के गुण के आधार पर बताई दी जाती, किसी के रंग के आधार पर बताई जाएगी, है ना। जैसे मधुर बता दी, है ना, नीला बता दिया, विशाल बता दिया, ठीक है। उपमा क्या दी जाती है कि भाई किसी एक चीज की दूसरी चीज से, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मुख को चंद्रमा की तरह बता दिया, आंखों को कमल की तरह बता दिया। तो कमल भी एक वस्तु है और आंखें भी दूसरी वस्तु है। कमल कोई विशेषता नहीं है, मुख कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषण शब्द विशेष्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या उपमा भी बता दी जाती है कर्मधारय में। कैसे उपमा बता दी जाती है कि
मेघ वर्ण, अब मेघ यानी हमारा मेघ क्या है, हमारा बादल है, और वर्ण हमारा कैसा है, रंग है। तो मेघ वर्ण कैसे बना कि मेघ की तरह उसका वर्ण है। दोनों चीजों की, मेघ कोई विशेषण शब्द नहीं था। मेघ अगर देखा जाए तो मेघ का अर्थ क्या होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल। अगर बादल शब्द कहीं लिखा होगा तो उससे क्या किसी की विशेषता शब्द समझ में आ रही है। अब जैसे हम कहें सुंदर, हम कहें चतुर, हम यहाँ कहें धूर्त, हम यहाँ कहें मूर्ख, ठीक है, हम यहाँ कहें श्वेत, यहाँ हम कहें कृष्ण, हम कहें यहीं पे नील, यहाँ कहें हम निम्न, यहाँ हम कहें विशाल, यहाँ हम कहें लघु। तो भाई इन सब से कोई विशेषता तो बताई जा रही है कि श्वेत यानी हमारा सफेद है, कृष्ण यानी काला है, नील यानी नीला है, सुंदर है, चतुर है, धूर्त है, मूर्ख है, नीचा है, विशाल है, लघु छोटा है। तो ये छोटा बड़ा ये सब वृहत है, यानी बड़े की बात हो रही है, छोटे की बात हो रही है। तो यहाँ तो हमें समझ में आता है कि ये सब हमारे कैसे हैं, विशेषण शब्द हैं, यानी किसी चीज की विशेषता बताएंगे। लेकिन बादल शब्द क्या कोई विशेषण शब्द दिख रहा है क्या आपको, कोई विशेषण शब्द है क्या, नहीं, वो तो एक खुद पे एक संज्ञा शब्द है, एक वस्तु है, एक हमारे पास बादल है, ठीक है, बादल क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। तो संज्ञा कब विशेषण बनती है, उपमा में, जब उपमा होती है, यानी किसी की तुलना कहीं करी हो। तो जब तुलना वाले और देख लीजिए, तो इसमें क्या कहा है कि कर्मधारय एक तो कहाँ कहाँ पर होता है, जहां विशेषण और विशेष्य होते हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। यानी उपमान यानी जिससे उसकी तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे हमने लिख दिया कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, नयनम, ठीक है, कमल नयनम। तो अभी इसका तो हमने आपको विग्रह करना बता दिया था कि कभी कभी पूर्व विशेषण और विशेषिका किस प्रकार करते हैं, दोनों में उत्तर पद की जो विभक्ति होती है उसके अनुसार विशेषण का आप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी बात तो वही होनी, दोनों पदों में विभक्ति एक ही प्रकार की होगी। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे कमलम और नयनम, लेकिन एक चीज क्या जोड़ देंगे, इसमें एव शब्द जोड़ देंगे। एव का अर्थ होता है जैसा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कमल है और नयन है ये दोनों अपने आप में एक एक संज्ञा शब्द हैं। कमल अलग है, नयन अलग है, लेकिन कमल क्या कर रहा है, नयन की विशेषता बता रहा है। तो कमल जैसे नयन, तो एव लगाएंगे इसमें। इसका विग्रह करते समय हम क्या लगाएंगे, इसमें हम एव शब्द लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहें मेघवर्णः, ठीक है, मेघवर्णः, तो हम क्या इसको लगाएंगे, मेघः एव वर्णः। वर्ण में जो विभक्ति है उसी के अनुसार मेघ लगाएंगे, लेकिन जो मेघ होगा वो क्या, उसके बीच में क्या लगा देंगे, मेघ अलग है, वर्ण अलग है, लेकिन यहाँ पे एव शब्द उसकी विशेषता बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये वाले इसके भी उदाहरण हो गए। और क्या कहा है कि कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे हम कहें श्वेत कृष्ण, श्वेत कृष्ण, जिसका अर्थ हुआ सफेद और काला, श्वेत कृष्णम, हमने कहा श्वेत कृष्णम। तो इसमें सफेद और काला क्या हो गया, एक ही, दोनों ही विशेष होगा, दोनों ही विशेष है। श्वेत भी विशेषता बता रहा है, कृष्ण भी बता रहा है। तो इसको जब विग्रह करेंगे हम तो कहेंगे श्वेतम च कृष्णम। तो इनको हम जब दोनों विशेषण होंगे तो च लगा के उसको विग्रह कर देंगे। बस इतनी सी बात थी, इसलिए ये इसको इतना समझाया कि आपको कहीं कई जगह पे कैसे मिलेगा। जैसे हम कहेंगे नीलम उत्पलम, कहीं तो विग्रह इस प्रकार से किया, और कहीं हम कहेंगे घन एव श्याम,
ठीक है, कहीं पर हमने घन एव श्यामः कहा, कहीं हमने कहा श्वेत च कृष्णम, कभी हमने ये कह दिया। तो भाई क्यों हमने ऐसा किया कि नीलोत्पलम जो था उसको हमने तो कुछ नहीं लगाया, घन एव श्याम में हमने एव लगा दिया, श्वेत च कृष्णम में चा लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ तो ये विशेषण पद था, ठीक है। यहाँ ये घन और श्याम दोनों अपने अपने अलग हैं। घन यानी बादल हो गए, श्याम यानी हमारा कौन हो गए, कृष्ण की बात भी बताते हैं। घनश्याम किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। लेकिन श्याम वर्ण भी होता है, श्याम का अर्थ होता है सांवला। तो घन कैसे है? श्याम है। घनों की विशेषता बता दी कि श्याम, या श्याम किसकी तरह है? घन की तरह है। श्वेत और काला, इसमें चा की तरह विग्रह किया। तो ये चीज हमने इसलिए आपको बता दी कि अलग अलग तरह के जब आपके पास यहाँ पे विग्रह जब आएंगे तब आप कैसे समझ जाएंगे कि भाई अगर दो विशेषण विशेषता है तो सिर्फ अलग अलग करके और पिछली यानी उत्तर पद में जो विभक्ति है उसके अनुसार उसको आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। जैसे विशाल वृक्षः मधुर फलम, ठीक है। ऐसे जहाँ पे दोनों चीजें कैसी होंगी, दोनों ही पद अलग अलग होंगे, एक की दूसरे से उपमा करी जा रही होगी, वहां पे इव लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पे दोनों ही विशेषण हैं, है ना, दोनों ही विशेषण हैं, तो हम क्या कह देंगे? अब हम कहें कि विशाल लघु, ठीक है। हम कहें विशाल लघु यानी छोटा बड़ा, तो हम क्या कह देंगे? इसको क्या करेंगे? विशाल च लघु, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लीजिए। अच्छा, एक और चीज ये क्या है कि अगर किसी की अच्छाई बतानी होगी तो हम उसमें क्या बता देंगे? कु शब्द लगा देते हैं। किसी की अच्छाई बतानी होती है तो हम सु लगा देते हैं। जैसे हम क्या लगाएं? कुत्सित लिखा हो कुत्सित पुत्रः, तो इसका क्या हो जाएगा? कुत्सित यानी खराब, यानी जिसके अंदर कुछ भी अच्छे गुण नहीं है, ऐसा पुत्र। तो उसका हम जब समस्त पद बनाएंगे तो कु उसमें पुत्र में लगा देंगे। कुत्सित की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा कु आ जाएगा, तो हो जाएगा कुपुत्र, है ना। ऐसे ही सुंदर के लिए बताना हो, जैसे हम कहें सुंदर पुत्र, ठीक है। तो हमारा जो सुंदर होगा उसके लिए आ जाएगा सुपुत्र, ठीक है। ये भी एक दो उदाहरण हमने आपको बता दिए कि भाई ऐसे भी आ जाते हैं। कहाँ पे जैसे कु लिखा हो तो उसकी जगह कुत्सित कर दो, सु हो तो उसको सुंदर कर दो, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए किसके? कर्मधारय के, जिसकी हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। जहाँ पे महाशब्द हो, महाबली, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको? महा जो शब्द होगा वो महान में परिवर्तित हो जाएगा, महान बलि। और एक और ध्यान करिएगा, जब महान शब्द का आप जब विग्रह कर रहे होंगे तो उसमें चासव शब्द लग जाता है, महान चाशव बलि, ठीक है। महाशब्द महान बनता है और उसके बीच में चाशव आता है और बल ही बन जाता है। चासव क्या होता है? चा असव यानी और महान, चा का अर्थ होता है और, इस प्रकार कैसा? इस महान बलि कैसा है? बलि भी है तो लेकिन वो कैसा है? महान की तरह, महान जैसा है, ठीक है। तो ये विग्रह इस प्रकार से करते हैं। तो हमने आपको कर्मधारय की भी विग्रह करना बता दिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमारा कर्मधारय समाप्त हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में द्विगु समास और पढ़ लेंगे। इसके बाद हम अपने फिर नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो तत्पुरुष समास के हमारे ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।